हाँ जी, तो वो सारे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर होने वाली सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे, वो हम पढ़ चुके हैं। हमने अपने सेल वॉल इनहिबिटर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक्टीरिया की डीएनए फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, ठीक है? अब हम उन एंटीबायोटिक्स को पढ़ेंगे जो कि बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं बनने देते। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स होती हैं, वो आपके पास 2 टाइप की होती हैं। एक वो होती हैं जो कि फोलेट को इनहिबिट कर देती हैं। अब देखें, फोलेट ही जो है ना वो आगे जाके डीएनए बनाएगा। तो आप पहले से ही अपना रेसिपी का इंग्रीडिएंट निकाल दोगे, तो क्या आपकी रेसिपी बनेगी? ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। तो इसलिए आप चाहो तो फोलेट को इनहिबिट कर दो। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए की फॉर्मेशन हो गई है, तो अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा और आगे जाके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और ज़्यादा बैक्टीरिया बनेंगे। तो अब उसको इनहिबिट करने के लिए हम डीएनए की रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो चाहो तो पहले फोलेट को इनहिबिट कर दो या फिर आप डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर दो ताकि बैक्टीरिया आगे जाके ग्रो ना करे और बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। ओके, अब जो आपकी 2 ड्रग्स हमें आज कवर करनी है ना, वो हैं फोलेट को इनहिबिट करने वाली, सही है? तो हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स जो कि ये सारी हैं और दूसरा हम कवर करेंगे ट्राइमेथोप्रिम को, ठीक है? हाँ जी, तो ये पूरा पेज आपकी इन 2 ड्रग्स को कवर कर लेगा जो मैंने अभी आपको बताई कौन-कौन सी, एक ट्राइमेथोप्रिम और दूसरी सल्फोनामाइड, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे आपकी सल्फोनामाइड की और ट्राइमेथोप्रिम की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, कि अगर ये बैक्टीरिया के डीएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही हैं, तो किस तरह कर रही हैं? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ओके, अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली डीएनए बनता किस तरह है, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। फिर मैं आपको ये बता दूँगी कि आपकी जो ड्रग्स होती हैं, वो किस स्टेप पे जाके इन्हिबिशन करती हैं, ठीक है? देखिए नॉर्मली होता क्या है कि आपका जो पहला इंग्रीडिएंट होता है डीएनए बनाने के लिए, वो होता है पाबा, पीएबीए, ठीक है? पीएबीए स्टैंड्स फॉर पैरामाइनोबेंजोइक एसिड, लेकिन ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पाबा आपका पहला इंग्रीडिएंट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नेम होता है डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़। इस एंजाइम की मदद से आप डायहाइड्रोफोलेट बना लेते हो, ठीक है? एंजाइम और आपका जो कंपाउंड बना दोनों का नेम सेम है। तो आपने डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़ की मदद से डायहाइड्रोफोलेट बना लिया। ये आपका कहलाता है फॉलिक एसिड। फिर क्या होता है, डायहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। किसकी हेल्प से? एक और एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है? डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज़। अगेन रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो। पापा डायहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़ एंजाइम और डायहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज़। तो पहले क्या हो रहा है? पहले आपका डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़ हो रहा है। तो पहले उसकी सिंथेसिस हो रही है, बाद में हमने उसको रिड्यूस करके उससे हमने टेट्राहाइड्रोफोलेट बना दिया, ठीक है? बाद में ये टेट्राहाइड्रोफोलेट प्यूरीन्स में लगेगा और प्यूरीन्स आपका डीएनए बना लेंगी। हमें क्या करना है, हमें फोलेट इन्हिबिटर्स देख के ये जो फोलेट वाला पार्ट है यहाँ पे इन्हिबिशन करनी है, ठीक है? तो होता ये क्या है कि आपके जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, ये आपके इस वाले एंजाइम को इन्हिबिट कर देते हैं जिसका नेम है डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़ और जो आपके ट्राइमेथोप्रिम होते हैं, वो आपके डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज़ को इन्हिबिट कर देते हैं। सिंपल यही है इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब दोनों अगर आप साथ दे दोगे तो इसको आप कहते हो क्वाट्रीमेक्साज़ोल, ठीक है? दोनों आप साथ दे दोगे तो आपका सारे स्टेप्स इन्हिबिट हो जाएँगे। तो सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमेथोप्रिम इज़ व्हाट वी कॉल्ड क्वाट्रीमेक्साज़ोल। अब ये सारा, ये जो पूरा पार्ट है ना, सब कुछ पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तो आप नोट कर लो कि जहाँ-जहाँ पे मुझे पास्ट पेपर्स के पॉइंट मिलते थे, वहाँ मैं पीपी लिख देती थी, ठीक है? तो ये सब कुछ आपके पास पेपर में आएगा। ये एंजाइम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वाट्रीमेक्साज़ोल का बहुत बार पूछा जाएगा। जब आप खुद पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, यू विल गेट टू नो कि क्वाट्रीमेक्साज़ोल कितना बार पूछा गया है, सही है? तो जी, ये आपका हो गया मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, सल्फोनामाइड सिंथेज़ को इनहिबिट करेगा और बाकी जो ट्राइमेथोप्रिम है वो आपके रिडक्टेज़ को इनहिबिट करेगा। चलें जी, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बाद हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम दोनों में डिफ़रेंस क्या है। जो आपका सल्फोनामाइड होता है ना, वो वीकली एसिडिक होता है और जो ट्राइमेथोप्रिम होता है, वो वीकली बेसिक होता है। सबसे पहले मैं आपको वीकली एसिडिक वाला पॉइंट क्लियर करती हूँ। देखें, वीकली एसिडिक है और आपकी यूरिन भी एसिडिक है। तो अगर ये आपके यूरिन के अंदर ऐड ऑन होता है और इसकी वहाँ से एक्सक्रीशन होती है, तो इसलिए ये आपकी यूरिन में ना प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट जब भी देते हैं, तो हम ट्रिपल सल्फ़ा देते हैं। मीन्स हम सल्फोनामाइड की एक नहीं, हम उसकी 3 ड्रग्स देते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी कौन-कौन सी हैं। सही है जी, तो आपने भई ट्रिपल सल्फ़ा यानी कि 3 ड्रग्स देनी है, उससे क्या होगा, जितनी यूरिन में प्रेसिपिटेट हो रही है वो होगी और बाकी का अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर लेगी, सही है? तो इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि वीकली एसिडिक है, यूरिन में प्रेसिपिटेट कर जाती है, तब भी हम इसके
इसको हम जब ट्रीटमेंट के लिए तौर पे देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिपल सल्फ़ा देते हैं, हमेशा 3 सल्फ़ाज़ को साथ देते हैं, सही है? ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है कि ये आपके सल्फ़ोनामाइड, वारफ़ारिन अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, ये भी आपकी एक ड्रग है और इसके अलावा एक और ड्रग होती है मेथोट्रेक्सेट। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, आगे जाके आप ड्रग्स पढ़ोगे, वारफ़ारिन आप ब्लड मॉड्यूल में पढ़ोगे और हाँ, दूसरी भी आप ब्लड मॉड्यूल में ही पढ़ोगे। तो वहाँ यू विल गेट टू नो अबाउट दीज़ ड्रग्स। लेकिन हाँ, अगर सल्फ़ोनामाइड और ये दोनों ड्रग्स साथ यूज़ करोगे, तो इंटरेक्शंस की वजह से, इन 2 ड्रग्स के इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, वारफ़ारिन जो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उस मीन्स उसका काम, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ रहेगी और आपकी दूसरी ड्रग की भी, ठीक है? तो ये ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन है। तो अब आपका जो दूसरा है ट्राइमेथोप्रिम, ये वीकली बेसिक है। अब ये कहाँ पे ट्रैप होगा? तो ये वजाइनल सिक्रीशंस में और साथ जो प्रोस्टेट की सिक्रीशंस होती हैं, उनमें ये ट्रैप हो जाएगा। तो हम इनको कहाँ देंगे? तो फिर हम इसको यूटीआई में यूज़ कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर आपके जो वजाइनल सिक्रीशन में भी होगा, प्रोस्टेट में भी होगा, तो वहाँ का जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो ट्रीट हो सकता है ट्राइमेथोप्रिम से। तो यू आर गेटिंग मी? सल्फोनामाइड आपने क्या करना है, वीकली एसिडिक है, यूरिन में प्रेसिपिटेट हो रही है, तो हमने ट्रिपल सल्फर ट्रीटमेंट देनी है ताकि कुछ ड्रग आपके प्रेसिपिटेट हों और कुछ काम कर लें, ठीक है? जो आपकी ट्राइमेथोप्रिम है, वो वीकली बेसिक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये नोट किया कि यार ये तो ट्रैप हो जाती है वजाइनल सिक्रीशंस में फीमेल में और मेल के अंदर ये प्रोस्टेट सिक्रीशन में ट्रैप हो जाती है। अब हम इसका क्या करें? तो हम इन इसको उन पेशेंट्स में देते हैं जो कि यूटीआई के पेशेंट होते हैं। वहीं पर आपको एंटीबायोटिक की नीड है। ये सिक्रीशंस भी वहीं पर होंगी और यूटीआई का इन्फेक्शन भी यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ हुआ है। तो ऑटोमैटिकली ट्राइमेथोप्रिम विल ट्रीट योर यूटीआई। अब अगर हम बात करें रेज़िस्टेंस की, तो इनके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेज़िस्टेंस किस तरह डेवलप करता है? तो या तो परमिएबिलिटी कम हो गई, मीन्स ये दोनों ड्रग जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर आ ही नहीं पाएँगी। बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं होंगी तो क्या ये फंक्शन परफ़ॉर्म कर पाएँगी? नहीं कर पाएँगी। इसके अलावा एंजाइम बिकम लेस सेंसिटिव। भाई आपने सल्फोनामाइड को सिंथेज़ के इन्हिबिशन के लिए दिया था। सिमिलरली ट्राइमेथोप्रिम को आपने रिडक्टेज़ के इन्हिबिशन के लिए दिया था। लेकिन ये आपके एंजाइम अब लिफ्ट ही नहीं करा रहे ड्रग को। जो आपका रिडक्टेज़ है वो ट्राइमेथोप्रिम पे इन्हिबिट नहीं हो रहा और जो आपके सिंथेज़ है वो सल्फोनामाइड पे इन्हिबिट नहीं हो रहे। वो लेस सेंसिटिव हो गए इन ड्रग से, तो आपके ड्रग्स काम के नहीं रहे। सही है? तो ये आजकल मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा पापा इंक्रीज़ हो गए। आप अपने इंग्रीडिएंट को कम करते जा रहे हो ना, अब आपके जो बैक्टीरिया है उसने अपने पापा को इंक्रीज़ इतना ज़्यादा कर लिया कि आपका ड्रग कम पड़ गया, ठीक है? तो पापा को इंक्रीज़ कर लेना, या तो परमिएबिलिटी को कम कर देना, या तो एंजाइम लेस सेंसिटिव हो जाएगा। ये सारे के सारे फीचर्स जो होंगे, उनकी वजह से लेस आपकी जो फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है? ओके, मैकेनिज़्म एक्शन पढ़ लिया। ओके, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ ली। अब हम बात करेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट की। सबसे पहले सल्फोनामाइड की बात करते हैं। ये ना आपको एप्लास्टिक एनीमिया करवा देती है, ठीक है? इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसके अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? सल्फोनामाइड का काम क्या है? डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज़ को इनहिबिट करना। तो आगे फॉलिक एसिड नहीं बन रहा, ठीक है? तो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जिनको आप सल्फोनामाइड दे रहे हो। इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, आपके सेल्स जो होते हैं वो आपको कम मिलते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया हुआ हुआ है। एप्लास्टिक एनीमिया अगर आपको नहीं पता तो अभी के लिए बता देती हूँ, बोन मैरो जो होती है वो आपके जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनको बना नहीं पाती, ठीक है? तो इसलिए आपको ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा G6PD हेमोलाइसिस, आपके जो आरबीसी होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। किडनी में क्रिस्टल्स बन जाते हैं और कर्निक टेरस। कर्निक टेरस के अंदर क्या होता है, आपकी आँखें जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एल्ब्यूमिन जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है बिलिरुबिन से। अब बिलिरुबिन फ्रीली आपके ब्लड में घूमेगी। जब वो फ्रीली आपके ब्लड में घूमेगी तो क्या होगा? ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होके ब्रेन में जाएगी, ठीक है? ये सारे के सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं सल्फोनामाइड के। ट्राइमेथोप्रिम के बड़े क्यूट से हैं, छोटे से हैं। ट्राइमेथोप्रिम आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाती है। सल्फोनामाइड कौन-सा करवा रही थी? मेगालोब्लास्टिक, सॉरी, एप्लास्टिक एनीमिया। ट्राइमेथोप्रिम आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाती है। सल्फोनामाइड की वजह से क्या हो रहा था? फोलेट कम हो रहा था। ट्राइमेथोप्रिम की वजह से डीएनए कम हो जाता है। नोट करो ट्राइमेथोप्रिम क्या कर रहा है? आपके इस स्टेप को इनहिबिट कर रहा है। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा। टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा तो प्यूरिन नहीं है। प्यूरिन नहीं है तो डीएनए नहीं है। सही है? तो इसलिए इसकी वजह से डीएनए की डेफिशिएंसी होती है। साथ वही ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया ये आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। सही है? और अगर दोनों का आप साथ दोगे, मीन्स आप कॉट्रिमेक्साज़ोल दोगे, तो आपको दोनों ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यूसेज की, बस इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म है। सल्फोनामाइड को आप दे सकते हो फॉर द ग्राम नेगेटिव एंड द पॉजिटिव बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए। नो कार्डिया, क्लेमाइडिया, ये सब आपके पास एटिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए आप सल्फोनामाइड दे सकते हो। अगर आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, ऑक्यूलर कोई मसला हो जाता है, तो आपने सल्फाटामाइड देनी होती है।
कहीं पे अगर बर्न्स हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन का चांस होता है, तो आप सिल्वर सल्फाडायज़ीन दोगे। इसको मैंने याद किस तरह किया था कि मैं एक फायर को इमेजिन कर लेती थी, जो कि सिल्वर कलर की थी। तो इस तरह के एक फायर को इमेजिन किया जो कि सिल्वर कलर की है। जब भी मैं बर्न्स का सोचती थी, फायर का सोचती थी, तो मुझे सिल्वर सल्फाडायज़ीन याद आ जाती थी। दिस इज़ हाउ यू कैन मेमोराइज़ इट, ठीक है? इसके अलावा जी अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटाइड के लिए आपने सैलाज़ीन देनी है। टोक्सोप्लाज़्मोसिस के लिए आपने सल्फाडायज़ीन, पायरामिथामीन, ये सब ड्रग्स हैं जो कि देनी होती हैं। ज़्यादा ये जो जितने भी यूज़ेज़ होते हैं ये नहीं पूछे जाते और जितना आपसे हो पा रहा है इनको याद करो, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है? मोस्टली जो आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं वो आपके एडवर्स इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं और ड्रग्स की क्लासिफ़िकेशन पूछी जाती है। तो पहले उनको याद किया करो, बाद में अगर टाइम मिलता है और इतनी हिम्मत होती है तो यूज़ेज़ पे आया करो, ठीक है? बाकी ये तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, बर्न्स का जो मैंने बताया उसके लिए आपने सिल्वर सल्फाडायज़ीन देनी है और ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू भी है, तो इसको याद रखो, सही है? बाकी मैंने ऐसे जितने भी यूज़ेज़ हैं उन पे कोई एमसीक्यू नहीं देखा। कॉट्रिमेक्साज़ोल पे देखा है कि वो ड्रग ऑफ चॉइस है इन द न्यूरोसिस्टिक निमोनिया। तो जी, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक की हमने क्लासिफ़िकेशन में ये पूरा पार्ट पढ़ लिया है, फोलेट पढ़ लिए हैं और बाकी सेल व इन्हिबिटर तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? अब आपके जो बचते हैं ना, वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन को इन्हिबिट करने वाले और प्रोटीन के इन्हिबिटर बचते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि ये भी कवर करवा दूँ। अभी के लिए थैंक यू।